डार्लिंग, गर्मी के दिन थे। ओलनिका अपने मकान के पिछले दरवाजे पर बैठी थी। यद्यपि उसे मक्खियां बहुत सता रही थीं, फिर भी यह सोचकर कि शाम बहुत जल्दी आने वाली है, वह बड़ी प्रसन्न हो रही थी। पूर्व की ओर घने काले बादल इकट्ठे हो रहे थे। कुकीन, जो ओलनिका के मकान में ही एक किराए का कमरा लेकर रहता था, बाहर खड़ा आकाश की ओर देख रहा था। वह त्रिवोली नाटक कंपनी का मैनेजर था। उफ, रोज रोज पानी, नाक में दम हो गया। कुकीन अपने ही आप कह रहा था, रोज कंपनी का नुकसान होता है। फिर ओलनिका की ओर मुड़कर बोला, मेरी जिंदगी कितनी बुरी है। बिना खाए पिए रात भर परिश्रम करता हूँ ताकि नाटक में जरा सी गलती ना निकले। सोचते सोचते मर जाता हूँ, पर जानती हो फल क्या होता है? इतने ऊंचे दर्जे की चीज को कोई भी नहीं समझ पाता। जनता बेवकूफ़ी की बातों को, दौड़ धूप को बहुत पसंद करती है। और फिर मौसम का यह हाल है, देखो ना, रोज शाम को पानी बरसने लगता है। मई के 10 तारीख से पानी शुरू हुआ और सारे जून भर बरसता रहा। जो पहले आते भी थे वे अब इस पानी के मारे नहीं आते। कुछ भी नहीं मिलता। अभिनेताओं को देने के लिए रुपया कहाँ से लाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आता। दूसरे दिन शाम को ठीक समय पर आकाश में फिर बादल इकट्ठा होने लगे। कुकीन लापरवाही से हंसकर बोला, उफ, जाने भी दो, चाहे मुझे और मेरी कंपनी को डुबा दे, पर मुझे कुछ भी फिक्र नहीं है। जाने दो, अगर इस जीवन में अभागा ही रहूँगा तो रहूँ। यदि सब अभिनेता मिलकर मेरे ऊपर मुकदमा चला दे तो कितना अच्छा हो। हा हा हा। तीसरे दिन फिर वह पानी, बेचारे कुकीन का हृदय रो रहा था। ओलनिका ने चुपचाप बहुत ध्यान से कुकीन की बातें सुनी। कभी कभी उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू भी टपक पड़ते थे। ओलनिका को कुकीन से बहुत सहानुभूति थी। कभी कभी उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू भी टपक पड़ते थे। कुकीन एक नाटा पीला और लंबे बालों वाला आदमी था। उसके बाल हमेशा बिखरे और मुंह उदास रहा करता था। उसकी आवाज़ बहुत पतली और तेज थी। ओलनिका अभी तक किसी न किसी को प्यार करती आई है। वह अपने बूढ़े बीमार बाप को प्यार कर चुकी है, जो हमेशा अंधेरे कमरे में आराम कुर्सी पर लेटकर लंबी सांसें लिया करता था। वह अपनी चाची को प्यार कर चुकी है, जो साल भर में 1 या 2 बार उसको देखने आया करती थी। हाँ, उसके पहले उसने अपनी शिक्षक को प्यार किया था और अब वह कुकीन से प्रेम करती थी। ओलनिका चुप्पी और दयालु थी। उसके दुबले शरीर और पीली पर मुस्कुराहट भरे चेहरे को देखकर लोग हंस कर कह देते थे, हाँ, कोई वैसी बुरी तो नहीं है। औरतें बातचीत करते करते उसे डार्लिंग कहकर संबोधित किया करती थीं। उसका यह मकान, जो उसकी पैतृक संपत्ति थी और जिसमें वह बचपन से ही रह रही थी, त्रिवोली नाटक कंपनी के पास जिप्सी रोड पर था। वह सुबह से शाम तक त्रिवोली के गाने सुना करती थी। साथ ही साथ कुकीन का गुस्से से चिल्लाना भी सुन सकती थी। वह सब सुनकर उसको कोमल हृदय पिघल जाता था। वह रात भर सो न सकती। जब एक बार रात गई कुकीन घर लौटता तो वह मुस्कुरा कर उसका स्वागत करती और उसका दिल खुश करने की चेष्टा करती। अंत में उनकी शादी हो गई। दोनों प्रसन्न थे, पर ठीक शादी के दिन शाम को जोरों की वर्षा हुई और कुकीन के चेहरे से निराशा और ऊब के चिन्ह न मिटे। उनके दिन अच्छी तरह बीत रहे थे। कंपनी का हिसाब रखना, थिएटर हॉल का निरीक्षण और तनख्वाह बांटना अब ओलनिका का काम था। अब जब वह अपनी सहेलियों से मिलती तो अपने थिएटर की ही चर्चा किया करती। वह कहा करती कि थिएटर दुनिया की सबसे मुख्य, सबसे महान और सबसे आवश्यक चीज़ है, और कहती थी कि सच्चा आनंद और सच्ची शिक्षा थिएटर के सिवा और कहीं नहीं मिल सकती। पर क्या तुम समझती हो कि जनता में यह समझने की शक्ति है? वह पूछा करती। जनता तो बेवकूफ़ी की बातों और दौड़ धूप को बहुत पसंद करती है। कल के खेल में जगह सब खाली था। कल मैंने
और कुकीन ने बहुत अच्छा खेल चुनकर दिया था। इसलिए अगर हम लोग कोई रद्दी बेवकूफ़ी का खेल देते तो हाल में तिल भर की जगह न बाकी रहती। कल हम लोग दिखलाने वाले हैं, अवश्य आना। अच्छा, वह रिहर्सल की देखभाल करती, अभिनेताओं की गलतियां सुधारती, गायकों को ठीक करती और जब किसी पत्र में उस नाटक की बुराई निकलती तो वह घंटों रोती और उस पत्र में संपादक से बहस कर उसे गलत प्रमाणित करने के लिए दौड़ी जाती। थिएटर के अभिनेता उसे चाहते थे और डार्लिंग कहा करते थे। वह उनकी चिंताओं से स्वयं भी चिंतित थी और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कर्ज भी देती थी। जाड़ों के दिन भी अच्छी तरह निकल गए। ओल्निका बहुत प्रसन्न थी और कुछ मोटी भी हो रही थी, पर कुकीन दिन दुबला और चिड़चिड़ा होता जा रहा था। रात दिन वह कंपनी के नुकसान की शिकायत किया करता था। यद्यपि जाड़ों में उसे नुकसान नहीं हुआ था। रात को उसे बड़े जोरों की खांसी उठती तो ओल्निका तरह तरह की दवाइयाँ देकर उसे कष्ट को दूर करने की चेष्टा करती। कुछ दिनों बाद थोड़े दिनों के लिए वह अपनी कंपनी के साथ मॉस्को चला गया। उसके चले जाने पर ओल्निका बहुत दुखी रहने लगी। खिड़की पर बैठकर रात भर वह आकाश की ओर देखा करती। कुकीन ने लिखा कि किसी कारणवश वह ईस्टर त्यौहार के पहले घर न लौट सकेगा। उसके खत केवल त्रिपोली के समाचारों से भरे रहते थे। ईस्टर के सोमवार के पहले एक दिन रात को न जाने किसने किवाड़ खटखटाए। रसोइया नींद से उठकर गिरते पड़ते दरवाज़ा खोलने गया। तार है, जल्द दरवाज़ा खोलो, किसी ने बड़े रूखे स्वर में कहा। ओल्निका को उसके पहले कुकीन का एक तार मिल चुका था, पर ना जाने क्यों इस बार उसका हृदय किसी अनिष्ट की आशंका से काँप रहा था। काँपते हुए हाथों में उसने तार खोला। कुकीन की आज अचानक मृत्यु हो गई। आदेश की प्रतीक्षा है। अंतिम संस्कार मंगल को। तार में यही खबर थी। तार पर ओपेरा कंपनी के मैनेजर का हस्ताक्षर था। ओल्निका फूट फूट कर रो रही थी। आहा बेचारी। कुकीन मॉस्को में मंगलवार को गाड़ा गया। बुधवार को ओल्निका घर वापस आ गई। आते ही वह पलंग पर गिर पड़ी और इतनी जोर से रोने लगी कि सड़क पर चलने वाले तक उसका रोना सुन सकते थे। उसके पड़ोसी उसके घर के सामने से निकलते तो कहते, बेचारी डार्लिंग, कितना रो रही है। 3 महीने पश्चात एक दिन ओल्निका कहीं जा रही थी। उसके बगल में एक आदमी जा रहा था। वह लड़की के कारखाने का मैनेजर था। देखने में वह अमीर आदमी मालूम होता था। उसका नाम वैसिली था। ओल्निका, बड़े दुख की बात है, वह धीरे धीरे कह रहा था। यदि कोई मर जाए तो ईश्वर की इच्छा समझकर चुप रह जाना चाहिए। अच्छा, जाता हूँ, नमस्कार। और वह चला गया। उसके बाद से ओल्निका सदैव उसी का ध्यान करने लगी। एक दिन वैसिली की एक रिश्तेदार ओल्निका से मिलने आई। ओल्निका ने उसकी बड़ी खातिरदारी की। उस बुढ़िया ने वैसिली की तारीफ में ही सारा समय बिता दिया। उसके बाद एक दिन वैसिली स्वयं भी ओल्निका से मिलने आया। वह केवल 10 मिनट ठहरा, पर इस 10 मिनट की बातचीत से ओल्निका पर बहुत प्रभाव डाला। कुछ दिनों बाद उस बुढ़िया की सलाह से दोनों की शादी हो गई थी। खाने तक कारखाने में रहता, फिर बाहर चला जाता। उसके जाने के बाद ओल्निका उसका स्थान ग्रहण करती। कारखाने का हिसाब रखना, नौकरों को तनख्वाह बांटना अब उसका काम था। अब वह अपनी सखियों से लकड़ी के व्यापार और कारखाने के ही विषय में बातें किया करती थी। लकड़ी का दाम 20 रुपये सैकड़ा बढ़ रहा है, वह बड़े दुख से कहा करती। पहले में और वैसिली जंगल से लकड़ी मंगा लेते थे, पर अब बेचारे वैसिली को हर साल मालगेव शहर में जाना पड़ता है। उस पर चुंगी अलग से। अब उसके लिए संसार की सबसे मुख्य, सबसे महान और सबसे आवश्यक चीज़ लकड़ी थी। वैसिली की राय और उसके राय एक ही थे। वैसिली को खेल तमाशे से नफरत थी, अतः उसने भी तमाशे में जाना छोड़ दिया। अगर उसकी सखियां पूछती कि तुम घर के बाहर क्यों नहीं निकलती, थिएटर क्यों नहीं देखती, जो वह गर्व से कहती, मुझे और वैसिली को थिएटर में वक्त खराब करना पसंद नहीं। थिएटर जाना बिल्कुल मूर्खता है।
एक दिन ओल्निका और वेसिली गिरजे से लौट रहे थे। ओल्निका ने कहा, ईश्वर को बहुत धन्यवाद, अब लोगों का समय ठीक से कट रहा है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सब मेरी और वेसिली की तरह सुख से रहें। जब एक दिन वैशिली लकड़ी खरीदने मालगेव चला गया तो वह पागल सी हो गई। रोते रोते वह सारी रात बिता दिया। दिन भर पागल सी रहती। कभी कभी सिमरनाव, जो मकान में किराए के कमरे रहता था, उसे देखने जाया करता था। वह पशुओं का डॉक्टर था। वह ओल्निका को अपने जीवन की घटनाएं सुनाया करता था, ताश खेला करता। उसकी शादी हो चुकी थी और एक लड़का भी था, पर अब उसने अपनी स्त्री को छोड़ दिया था और अपने लड़के के लिए 40 रुपए हर महीने भेजा करता था। वह कहा करता था कि उसकी पत्नी बड़ी धोखेबाज थी, इसीलिए उसे अलग होना पड़ा। ओल्निका को उससे बड़ी सहानुभूति थी। ईश्वर तुम्हें खुश रखे। ओल्निका वापस जाते हुए सिमरनाव से कहा करती थी, तुमने बहुत कष्ट उठाया, मेरा समय कट गया, किन शब्दों में तुम्हें धन्यवाद दूं। जब सिमरनाव चला जाता तो वह बड़ी दुखी हो जाती और रात भर सिमरनाव और उनकी पत्नी की दोस्ती करा देने के लिए तरह तरह के उपाय सोचा करती। वेसिली के लौट आने पर एक दिन ओल्निका ने उससे दुखद पूर्ण कहानी सुनाई। 6 साल तक ओल्निका और वेसिली के दिन बड़े आनंद से कटे। एक दिन जाड़ों में वेसिली किसी आवश्यक काम से नंगे सिर ही बाहर चला गया। लौट कर आया तो जुकाम हो गया था और दूसरे ही दिन उसे पलंग पकड़ना पड़ा। शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर ने उसका दवा किया, पर 4 महीने के बाद बीमारी के बाद एक दिन वह मर गया। ओल्निका फिर विधवा हो गई। बेचारी ओल्निका दिन रात रोती रहती थी। वह केवल काले कपड़े पहनती और गिरजा के सिवाय कहीं भी न जाती। एक सन्यासिनी की तरह वह अपने दिन काट रही थी। वेसिली की मृत्यु के 6 महीने बाद उसके शरीर से काले कपड़े उतरे। अब रोज सवेरे वह अपने रसोइये के साथ बाजार जाया करती थी। घर में वह क्या किया करती थी, वह केवल अंदाजे से लोग जान सकते थे। वे लोग कई बार ओल्निका और सिमरनाव को बाग में बैठकर चाय पीते देखते और इसी से वे अंदाज़ा लगाने की चेष्टा किया करते। एक दिन पशुओं के डॉक्टर सिमरनाव ने कहा, तुम्हारे शहर में अच्छा इंतज़ाम नहीं है, लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं, जानवरों को भी देखभाल ठीक तरह से नहीं होता। अब वह सिमरनाव की बातें दोहराया करती और प्रत्येक चीज़ के बारे में जो उसकी राय होती वही ओल्निका की भी। यदि ओल्निका के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री होती तो अभी तक वह सबकी घृणा का पात्र बन गई होती, पर ओल्निका के विषय में कोई भी ऐसा नहीं सोचता था। उसकी सखियां अब भी उसे डार्लिंग कहती थीं और उससे सहानुभूति रखती थीं। सिमरनाव अपने मित्रों और अफसरों को यह नहीं बतलाना चाहता था कि उसमें और ओल्निका से मित्रता है, पर ओल्निका के लिए किसी बात को गुप्त रखना असंभव था। जब डॉक्टर के अफसर या दोस्त उससे मिलने आते तो उनके लिए चाय बनाती और तरह तरह की बीमारियों के विषय में बातें किया करती। वह सिमरनाव के विषय में भी बात किया करती। वह सिमरनाव के लिए असहाय थी। उनके जाने के बाद वह ओल्निका का हाथ पकड़कर गुस्से से कहती, मैंने तुमसे कहा था कि तुम उन विषयों के बारे में बात न किया करो जिन्हें तुम नहीं समझती। याद है या भूल गई? जब हम लोग बातें करते हैं तो तुम बीच में क्यों बोलती हो? मैं ये नहीं कह सकता, क्या तुम अपनी जीभ को वश में नहीं कर सकती? ओल्निका डर कर उसकी ओर देखती और दुखित होकर पूछती, फिर मैं किसके बारे में बातें किया करूं? सिमरनाव। फिर वह रोते रोते उससे क्षमा मांगती और फिर दोनों खुश हो जाते। ओल्निका सिमरनाव के साथ बहुत दिनों तक नहीं रह सकी। सिमरनाव की बदली हो गई और उसे बहुत दूर जाना पड़ा। ओल्निका फिर अकेली थी। अब वह बिल्कुल अकेली थी। उसका पिता बहुत दिन पहले मर चुका था। वह दिन पर दिन दुबली होती जा रही थी। अब लोग उसे देखकर भी बिना कुछ कहे चले जाते। ओल्निका शाम को सीढ़ियों पर बैठकर ट्रिवोली के गाने सुना करती थी, पर अब
उन गानों से उसे कुछ मतलब नहीं था। वह अब भी लकड़ी के कारखाने को देखती, पर उसे देखकर न वह दुखी होती और ना ही सुखी। खाना मानो उसे ज़बरदस्ती खाना पड़ता था। सबसे दुखी की बातें किया करती थी। अब वह किसी भी चीज़ के बारे में राय नहीं देती थी। कुकीन, वेसिली और पशुओं के डॉक्टर के साथ रहने के समय बिना सोचे अपनी राय दे देने उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब वह सब कुछ देखती और अपनी राय नहीं दे सकती थी। धीरे धीरे सब और परिवर्तन हो गया। जिप्सी रोड अब एक बड़ा रास्ता बन गया है और श्रिबोली और लकड़ी के कारखाने के स्थान पर अब बहुत से बड़े बड़े मकान बन गए हैं। ओल्निका बूढ़ी हो चली है। उसका घर भी कहीं कहीं टूट गया है। अब ओल्निका की रसोइया मारवा जो कहती वही वह मान लेती। जुलाई में एक दिन किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ओल्निका स्वयं ही दरवाज़ा खोलने गई। दरवाजे पर अचानक सिमरनाव को देखकर वह आश्चर्य में डूब गई। पुरानी बातें एक एक करके उसे याद आने लगी। अब वह अपने को न रोक सकी। दोनों हाथों से मुंह ढककर रोने लगी। उसे यह पता ही नहीं चला कि वह कैसे चाय पीने बैठ गई। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। अतः बड़े कष्ट से वह बोली, तुम अचानक आ गए। मैंने नौकरी छोड़ दी है, सिमरनाव ने कहा, और अब मैं अपनी गृहस्थी यही बसाना चाहता हूँ। मेरे लड़के की उम्र अब स्कूल जाने लायक हो गई है। उसे स्कूल भी भेजना है। और हाँ, तुम तो जानती ही होगी, मेरी स्त्री से मेरी सुलह हो गई है। तब वह कहाँ है? ओल्निका ने बहुत उत्साहपूर्वक पूछा। वह और लड़का दोनों अभी होटल में हैं। अभी मुझे घर खोजना है। हे भगवान, तुम इतनी तकलीफ क्यों करोगे? मेरा घर क्यों नहीं ले लेते? क्या यह घर तुम्हें पसंद नहीं? अरे नहीं, डरो मत। मैं एक पैसा भी किराया नहीं लूंगी। मेरे लिए एक कोना काफ़ी होगा। बाकी सब तुम ले लो। देखो ना, काफ़ी बड़ा मकान है। मेरे लिए इससे बढ़कर सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है? कहते कहते वह फिर रो पड़ी। दूसरे दिन तड़के उठकर ओल्निका ने घर की सफाई शुरू कर दी। घर की पुताई होने लगी। ओल्निका बड़ी उमंग से चारों ओर घूमकर देखभाल कर रही थी। थोड़ी देर में सिमरनाव, उसकी पत्नी और लड़का भी आ गए। सिमरनाव की पत्नी एक लंबी और दुबली स्त्री थी। सिमरनाव का लड़का साशा अपनी उम्र के हिसाब से बहुत नाटा था। वह बड़ा बातूनी और शरारती था। मौसी, यही तुम्हारी बिल्ली है? उसने बड़े कौतूहल से पूछा। अच्छा मौसी, यह हमें दे दोगी? अम्मा चूहों से बड़ा डरती है, कहकर वह बड़े जोरों से हंसने लगा। ओल्निका को साशा बहुत पसंद आया। उसने उसे अपने हाथ से चाय पिलाई और फिर घुमाने ले गई। शाम को साशा अपना सबक याद करने बैठा। ओल्निका भी उसके पास जाकर बैठ गई और धीरे से बोली, बेटा तुम बड़े होशियार हो, बहुत सुंदर। साशा ओल्निका की बात की कुछ भी परवाह न कर अपनी ही धुन में कह रहा था। दीप पृथ्वी के उस टुकड़े को कहते हैं जो चारों ओर पानी से घिरा रहता है। ओल्निका ने भी कहा, दीप पृथ्वी के उस टुकड़े को कहते हैं जो चारों ओर पानी से घिरा रहता है। रात को खाने के समय वह साशा के माँ बाप से कहा करती कि साशा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रोज भूगोल रटना पड़ता है। साशा अब स्कूल जाने लगा। उसकी माँ एक बार खेर गांव से अपनी बहन को देखने गई, फिर वहीं रह गई। बाप सारे दिन सारी शाम घर के बाहर रहता, रात को 9-10 बजे लौट कर आता। ओल्निका ही साशा का ध्यान रखती। रोज सवेरे वह साशा के कमरे में जाती। उसे जगाने से उसे बड़ा दुख होता, पर उसे विवश होकर जगाना ही पड़ता। उसे जगाकर वह धीरे धीरे कहती, उठो बेटा, स्कूल का समय हो गया। साशा कुछ नाराजगी से उठता, मुंह हाथ धोकर कपड़े बदलता और फिर चाय पीने बैठ जाता। ओल्निका धीरे से डरते डरते कहती, बेटा तुमने कहानी ठीक तरह से याद नहीं की। साशा नाराज होकर कहता, उफ, तुम यहाँ से जाओ।
ओल्निका उसकी ओर ऐसे देखती मानो वह किसी लंबी यात्रा पर जा रहा हो, फिर धीरे धीरे चली जाती। अब वह स्कूल जाने लगता तो वह थोड़ी दूर तक उसके पीछे पीछे जाती। साशा को यह पसंद नहीं था कि इतनी लंबी अधेड़ औरत उसके पीछे पीछे जाए, क्योंकि यदि उसका कोई साथी ओल्निका को उसके पीछे पीछे आते देख लेता तो उसे सब लड़कों के सामने बहुत बनाता। वह ओल्निका से कहता, मौसी तुम घर चली जाओ, मैं अकेले जा सकता हूँ। साशा को पहुँचकर वह धीरे धीरे घर लौटती। साशा को पहुंचाकर वह धीरे धीरे घर लौटती। रास्ते में यदि कोई मिलता और हाल चाल पूछता तो वह कहती, स्कूल के मास्टर बड़े खराब होते हैं, बेचारे छोटे छोटे बच्चों से बहुत मेहनत कराते हैं। साशा के स्कूल से लौटने पर वह उसे चाय पिलाती और घुमाने ले जाती। रात को खाना खा चुकने पर उसे सुलाकर तब वह सोती। एक दिन वह साशा को सुलाकर स्वयं सोने जा रही थी कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ओल्निका अब तार से बहुत डरने लगी थी, क्योंकि इसी तरह रात को कोकीन की मृत्यु का समाचार मिला था। इतने ही में उसने सुना, तार है, दरवाज़ा खोलो। उसने कांपते हुए हाथों से तार पर दस्तखत किया। तार खैरगांव से आया था। ओल्निका ने पढ़ा, साशा की माँ चाहती है कि साशा उसके पास खैरगांव चला आए। धन्यवाद।